अवरोधक यानी कि जो बैरियर विधि है, अवरोधक हम यूज करेंगे, तो बैरियर विधि आपको याद हो, बैरियर मेथड या अवरोधक विधि, इसमें हम बेसिकली बात करते हैं, हम इसमें दो तरीके से देखेंगे कि जो मेल कॉन्डोम है, राइट, या फिर हम बात करें फीमेल कॉन्डोम की, साथ ही हम बोल सकते हैं जो सर्विक्स कप्स होते हैं, इस तरह की जो बैरियर्स है हम यूज करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के तौर पर। आइए क्या क्या होगा इसमें। अवरोधक विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु व शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जा सकता है, राइट। अवरोधक विधि में हम क्या कर रहे हैं कि हम फिजिकल तौर पे हम बात करें तो शुक्राणु और अंडाणुओं के फ्यूजन को हमें रोकना है। इस प्रकार के उपाय पुरुष व स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हैं, मतलब फीमेल कॉन्डोम भी हमारे पास अवेलेबल है और मेल कॉन्डोम भी प्रेजेंट है। हम बात करें, इन्हें दो समूह में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? पुरुष अवरोधक या स्त्री अवरोधक। पुरुष अवरोधक कॉन्डोम या निरोध जो है एक उपाय है जिन्हें पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है। कैसा होता है? एक बहुत ही थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, बहुत ही पतला सा होता है, ठीक है। रबर से ये बना हुआ होता है या लेटेक्स से बना होता है। इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि या गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए या स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस सके। यदि हम जो मेल सेक्स ऑर्गन है उस पर जो कॉन्डोम है यदि यूज किया जाए तो आप देखेंगे ठीक है, ये हमारी क्या है? फीमेल की योनि है। अब फीमेल की योनि हमने क्या बोला है कि जो अंडाणु और शुक्राणु है उसका भौतिक रूप से हमें अवरोधित करना है, जो मिलन है उसको अवरोधित करना है। चूंकि हमने क्या किया है, एक लेटेक्स और रबर का पतला सा अवरोधक जो है मेल सेक्स ऑर्गन को ढक दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इनमें संभोग तो होगा लेकिन जो फीमेल गैमेट्स है और जो मेल गैमेट्स है उसमें फ्यूजन यहां पर हम नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस तरह का जो है मेल कॉन्डोम होता है। नाउ हाल ही कुछ वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है क्योंकि इससे गर्भ धारण के अलावा, अब देखो हमने जब नेचुरल मेथड पढ़े थे उसके अंदर क्या हुआ था कि हमने विड्रॉल मेथड पढ़ा या हमने रिदम मेथड पढ़ा, उसमें कहीं पर भी हमने ये नहीं बोला था कि इस तरीके से हम आरटीआई और एसटीआई से बच सकते हैं। जबकि मैंने आपको लिखा था कि यहाँ पर हम एसटीआई या हमारा रिप्रोडक्टिव जो इन्फेक्शन है उससे हम नहीं बच सकते, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या सुविधा मिली? विद द हेल्प ऑफ या यूज ऑफ कॉन्डोम हम एसटीआई और आरटीआई से इजीली बच सकते हैं। इज दैट क्लियर? स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कॉन्डोम उपयोग के बाद हमें फेंकने होते हैं। कभी भी हम, चाहे वो मेल कॉन्डोम हो चाहे वो फीमेल कॉन्डोम है, हम उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं बच्चों, राइट। इन्हें स्वयं ही लगाया जाता है और जो कॉन्डोम है हमें उसमें किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए होती है। जैसे आप अभी आईयूडीज पढ़ेंगे उसमें हमें किसी और की आवश्यकता होती है इम्प्लांट करने के लिए, लेकिन जो हमारे कॉन्डोम्स हैं उसको हमें स्वयं ही यूज़ करना होता है। उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है, ठीक है। महिला अवरोधक डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा और टोपी या वोल्ट आदि भी क्या होगा, जैसे वोल्ट होते हैं इस तरीके से होते हैं और सर्विक्स कैप भी इस तरीके से होती है, जैसे आप देखेंगे ठीक है।
यदि हम फीमेल कॉन्डोम की या हम अदर इक्विपमेंट की बात करें तो हम बोल रहे हैं कि ये जो है हमारा सर्विक्स कैप है वो क्या करता है, जो सर्विक्स होता है इसको इस तरीके से ढक लेता है। ढकने की वजह से क्या होगा कि अब जो मेल ऑर्गन आएगा वो इसको क्या नहीं कर पाएगा, टच ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो स्पर्म यदि रिलीज भी होते हैं तो वो इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो महिला अवरोधक डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी या वॉल्ट आदि भी रबर बने रोधक उपाय है। और अच्छी बात क्या है कि जैसे हम कॉन्डोम को रीयूज नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम इसको इजीली वॉश करके रीयूज कर सकते हैं। तो जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणु के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, इन्हें रीयूज किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणु नाशक क्रीम, ठीक है, जब ये चीजें यूज की जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, शुक्राणु नाशक क्रीम, जेली या फोम का प्राय इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है। तो ये चीज आ सकती है कि जो अवरोधक हैं उनकी गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, तो आप बोलोगे शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली या फिर फोम का। क्लियर? अब है आईयूडीज, यानी कि हम पढ़ रहे हैं केमिकल मेथड्स, ठीक है। तो भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतःगर्भाशयी युक्तियां आईयूडीज का उपयोग है। ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग में गर्भाशय में लगाई जाती है। यानी कि अब हम क्या करवा रहे हैं, किसी और के द्वारा, किसी और की सहायता से ही हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो, नेचुरल मेथड हम खुद से यूज कर सकते हैं अपनी शारीरिक क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए। अवरोधक में भी हमें खुद को ही यूज करना होता है, लेकिन जो अंतरोप होते हैं या आईयूडीज होती हैं ये हमें बाहर किसी नर्स या डॉक्टर की सहायता से इम्प्लांट करवानी होती है, राइट। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतःगर्भाशयी युक्तियां उपलब्ध है। इनको निम्न समूह में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि औषधि रहित आईयूडीज, लिपेस और लूप। याद रखने हैं ये एग्जाम्पल्स बच्चों, ये जो एग्जाम्पल्स है लिपेस, लूप, ये आपको याद रखनी है। तांबा मोचक आईयूडीज, तांबा मोचक आईयूडी जो है, जैसे कॉपर टी, बहुत सुना होगा, अभी अपने पीछे डायग्राम भी दिखा है इस तरीके का टी शेप का, ठीक है। कॉपर की बनी हुई धातु होती है बच्चों ये, ठीक है, जो कि क्या करती है, शुक्राणु को जो एग होता है उससे विभेद करने में रोकती है। इसमें एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, कॉपर टी इंपॉर्टेंट, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, मल्टी लोड जैसे अपन गन को पूरा लोडेड कर देते हैं वैसे आप रखोगे, मल्टी लोड 375 कॉपर टी। इज दैट क्लियर? हार्मोन मोचक आईयूडीज, प्रोजेस्टेरोन, LNG-20, इन तीनों के आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं बच्चों, राइट। आईयूडीज गर्भाशय के अंदर कॉपर का आयन मोचित होने के कारण, अब देखो क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ये है, यहां पर क्या है, ये कॉपर टी है, ठीक है, कॉपर की बनी हुई होती है। क्या होता है कि जैसे ये शुक्राणु है, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो ये कॉपर की है वो इससे चिपक जाते हैं, शुक्राणु इससे चिपक जाते हैं। चिपक जाएंगे तो इसकी मोबिलिटी जो होगी, जो इसकी मोटिलिटी होती है वो उसको रोक देते हैं। रोक देंगे तो सीधी सी बात है ये क्या है, योनि में आकर के विभेद ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इसको होल्ड करके रखते हैं, स्पर्म को होल्ड कर देते हैं, इसकी मोटिलिटी को कम कर देते हैं। तो आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया फैगोसाइटोसिस बढ़ा देती है, यानी कि इसको किल कर देती है। फैगोसाइटोसिस यानी कि स्पर्म को किल कर देना, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम कर देती है, एज आई टोल्ड यू। इसके अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाने तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु का विरोधी भी बनाते हैं। इज दैट क्लियर? मुंह में लेने योग्य गर्भ निरोधक गोलियां। देखो बच्चों, यदि हम बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की हम बात करें तो वी हैव 2 टाइप्स, ठीक है। एक होगी जो हमारी
विदाउट हार्मोन, और एक होगी हमारी विद हार्मोन, राइट। तो जो विदाउट हार्मोन है, यानी कि यहाँ पर ना तो कोई एस्ट्रोजन है ना कोई प्रोजेस्टेरॉन है, तो इसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है हमारी सहेली। क्या है? सहेली। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है बच्चों, ये कैसी है? एंटी एस्ट्रोजन है, राइट। कैसी है? मतलब ये एस्ट्रोजन का विरोध करती है, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को रोकती है। तो इसमें एक हम बोल सकते हैं कि क्या है वो एंटी एस्ट्रोजन क्यों है? तो इसमें एक पाया जाता है सेंट क्रोमिन, ठीक है। सेंट क्रोमिन की वजह से ये एंटी एस्ट्रोजन होती है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है सहेली में? पहली बात तो ये कि ये कैसी है? ये हमारी CDRI में बनी है। क्या है ये CDRI? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है ये? किस में बना ये सहेली? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है बच्चों? वो है लखनऊ में, राइट। लखनऊ में है। लखनऊ में है तो फिर क्या? फिर ये है कि बच्चों ये जो सहेली है, ठीक है, ये जो सहेली है वो 7 डेज में सिर्फ हमें एक ही बार लेनी है। यानी कि और गोलियों की हम बात करें तो वो हमें रेगुलर पर डे लेनी पड़ती है, बट सहेली ऐसी गोली है जो 7 दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लेनी है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देंगे हमारे एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से। इज दैट क्लियर? हमें 7 दिन में एक बार लेनी है। CDRI में यहाँ पर क्या हुआ है? इसका प्रोडक्शन हुआ है। क्या पाया जाता है? सेंट क्रोमिन इसमें पाया जाता है, जो कि क्या है? एंटी एस्ट्रोजन है, यानी इसमें कोई भी हार्मोन जो है नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ विद हार्मोन, ऐसी कौन कौन से पिल है जिसमें हार्मोन पाया जाता है? तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की है, एक है COC और एक है POC। अब ये क्या चीज है मैम? देखो, COC का मतलब होता है कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। यानी कि COC में हार्मोन कौन कौन से प्रेजेंट है? एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट है और प्रोजेस्टेरॉन भी प्रेजेंट है। ऐसी गोलियां जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों है, कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट है, प्रोजेस्टेरॉन भी प्रेजेंट है। बट इन केस ऑफ POC क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो, यानी कि ऐसे पिल जिसमें और सिर्फ क्या हो? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेजेंट हो। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम इनकी कार्य प्रणाली क्या है? देखो, थोड़ी सी कार्य प्रणाली जानोगे तो चीजें इजी हो जाएंगी और लर्न करना नहीं पड़ेगा क्योंकि समझ में आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो कैसा हुआ? अब देखो क्या होता है बच्चों, हम बात कर रहे हैं हमारे मासिक धर्म की, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। हम बोल रहे हैं 1 to 5 डेज, 21 डेज, ठीक है। क्या होता है कि हर महिला में, हर लड़की में जो मासिक धर्म होता है उसमें जो ब्लीडिंग होती है उसका समय अलग अलग हो सकता है। मतलब किसी महिला को वो 3 दिन तक ब्लीडिंग होती है, किसी को पूरे 7 दिन ब्लीडिंग होती है, किसी को 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, किसी को 4 दिन तक ब्लीडिंग होती है। यानी कि ये जो क्रम है वो अलग अलग तरीके से महिलाओं में वैरी कर सकता है, राइट। तो हमने क्या करना है? ये पिल्स खानी कब है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, जब मासिक धर्म आता है उसमें जैसे ही आपकी ब्लीडिंग कम हो जाए, ठीक है, हो सकता है 4थे दिन पे हो जाए, हो सकता है 3रे दिन पे ही हो जाए, हो सकता है 2रे दिन पे ही हो जाए, डिपेंड्स ऑन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या हुआ कि आपने 4थे दिन से शुरू करी या 5वें दिन से, मतलब जो फर्स्ट वीक है, जो मासिक धर्म का
फर्स्ट वीक है, 1 से 5 दिन है, उसके अंदर हम जो ये पिल्स होती हैं वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। और कब तक खाते हैं? 21 दिन तक। ठीक है, फर्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के और कब तक खाते हैं? 21 दिन तक हम खाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जानकारी है एग्जाम के अकॉर्डिंग भी। अब क्या हुआ, 21 दिन के बाद हमें 7 डेज का गैप करना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, ये जानना ज़रूरी है। क्यों हम हार्मोन वाली और हम बोल रहे हैं कि विदाउट हार्मोन वाली पिल्स खाते हैं? ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हम गर्भधारण नहीं कर पाते? आ जाओ, देखो बच्चों, ये क्या है? फॉलिकल्स है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फॉलिकल्स है। ये कार्पस लूटियम है। ये फॉलिकल जो है ये क्या करती हैं? ये एस्ट्रोजन रिलीज करती है, राइट? एस्ट्रोजन और बहुत सारा एस्ट्रोजन का लेवल ऐसे बढ़ता है, देखो ऐसे 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 लेवल बढ़ता है एस्ट्रोजन का। नॉर्मली पिल्स अभी नहीं ली है, नॉर्मली बता रही हूँ, एस्ट्रोजन का लेवल इस तरीके से इंक्रीज होता है। और यहाँ पे LSH और FSH, ठीक है, ल्यूटिलाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LSH एंड FSH, ये क्या करते हैं? फॉलिकल के निर्माण को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तभी फॉलिकल फटती है और कार्पस लूटियम बनता है, ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूल रिलीज होता है। ये चीज तो हमें पता है ऑलरेडी। क्या होगा जब एस्ट्रोजन का ऐसा लेवल बढ़ता है? तो इजीली ओव्यूलेशन होता है। लेकिन हमने COC खाई, कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव हमने खाई, क्या हुआ? देखो यहाँ पर अभी एस्ट्रोजन हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर एस्ट्रोजन नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें ज़्यादा एस्ट्रोजन चाहिए नॉर्मल ओव्यूलेशन के लिए। लेकिन जब तुम COC खा रहे हो तो एस्ट्रोजन भी है और प्रोजेस्टेरॉन भी, और लेवल भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेवल बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा आपको बता दूं कि एस्ट्रोजन जो है बच्चों वो FSH और LSH का बहुत ही बड़ा एनिमी है, दुश्मन है। ठीक है, एस्ट्रोजन जितना बढ़ेगा उतना FSH और LSH का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर LSH और FSH ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर हमें LSH और FSH ज़्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो एस्ट्रोजन की मात्रा हमने बढ़ा दी, और जब मात्रा मैंने बढ़ा दी तो ये स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा और गर्भाधान से हम बच जाएंगे। पता लगा COC कैसे काम कर रही है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल है मैम, है ना? देखो, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है बेसिकली, जो कि प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ तो हमें प्रोजेस्टेरॉन चाहिए ही नहीं, फिर भी प्रोजेस्टेरॉन है, तो क्या वर्क है? देखो, जो एस्ट्रोजन है बच्चों, एस्ट्रोजन क्या करेगा? जो ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, उसको रोक देगा, ओव्यूलेशन को रोक देगा जब अपन पिल्स खाते हैं उस दौरान। और जो प्रोजेस्टेरॉन है, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करता है? ये करता है जो सर्विक्स है, ठीक है, जो सर्विक्स होता है उसके म्यूकस को क्या करता है? ये थिक कर देगा। ठीक है, थिक यानी कि ये देखो, ये सर्विक्स है, यहां पर इस म्यूकस को यदि थिक कर दो, ठीक है, तो जो पीनस होता है उसमें से जो स्पर्म होते हैं वो अंदर आगे जाकर के इजैकुलेट नहीं कर पाएंगे, इजैकुलेट नहीं हो पाएगा प्रॉपर। और जब इजैकुलेट नहीं होगा तो क्या होगा? फ्यूजन नहीं होगा, और फ्यूजन नहीं होगा तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो कोई भी हमारे पास स्पर्म और ओव्यूल का फ्यूजन ना होने से कोई भी हमारे पास जायगोट और एम्ब्रियो नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? तो सर्विस म्यूकस को थिक करने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। और इसके अलावा ये क्या करता है? ये करता है जो यूट्रस होता है बच्चों, उसकी लाइनिंग को क्या करता है? थिन करता है, या हम उसको बोलते हैं कि ये हॉस्टाइल करता है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? देखो, यूट्रस जब थिक होता है
तभी जाकर के जो हमारे पास एम्ब्रियो आता है वो जाकर के उस पर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, जाइगोट चिपक जाता है, फिर ही जाकर के प्लेसेंटा में वो क्या करता है, ग्रो करता है। ये बात तो क्लियर है ना। अब जब तुम यूट्रस की लाइनिंग को ही पतला बना दोगे, ठीक है, यूट्रस की लाइनिंग को पतला बना दोगे तो वो वहां जाकर के स्टिक नहीं होगा, और स्टिक नहीं होगा तो वहां जाके डेवलप ही नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो समझ में आ गया कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कैसे पिल्स के तहत काम करता है। इज दैट क्लियर? डन एवरीथिंग। अब आप बोलोगे कि मैम जो एंटी एस्ट्रोजन है या जिसमें हार्मोन नहीं है वो कैसा काम करेगा? अरे भाई तुम जब एस्ट्रोजन ही नहीं दोगे जहां पर एस्ट्रोजन की जरूरत है, ठीक है, जहां पर एस्ट्रोजन की जरूरत है वहां तो एस्ट्रोजन चाहिए ना, तुम एस्ट्रोजन दो ही मत, तो सीधी सी बात है वहां पर भी क्या नहीं होगा, प्रॉपर जो एस्ट्रोजन है वो बेसिकली क्या करता है, यूट्रस को थिकनिंग, यूट्रस को मोटा बनाने का काम करता है। तुम एस्ट्रोजन नहीं डाल रहे हो तो डेफिनेटली वहां पर भी ओव्यूलेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? दोनों बातें क्लियर हो गई। अब अपनी बुक में देख लें क्या लिखा हुआ है। मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधक गोलियां, यह मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है। ये गोलियां के नाम से लोकप्रिय है, पिल्स के नाम से, गोलियों के या गर्भ निरोधक गोलियों के नाम से बहुत ज्यादा ये पॉपुलर है। गर्भ निरोधक गोलियों को दो समूह में विभाजित कर सकते हैं, हार्मोन रहित गोलियां सहेली, हार्मोन युक्त गोलियां पीओसी और सीओसी। हार्मोन रहित गोलियों में ये हार्मोन नहीं होते हैं, लेकिन ये टारगेट हार्मोन की उत्पादन एवं स्त्रवण को नियंत्रित करती है। तो सहेली किसके मतलब सिक्रीशन को नियंत्रित करेगी, एस्ट्रोजन के। इज दैट क्लियर? तो उदाहरण सहेली जैसी गोलियां, यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। चूंकि ये हफ्ते में एक बार ली जाती है, इसमें कोई भी हार्मोन नहीं है, तो ये हार्मोन इम्बैलेंस प्रॉपर, मतलब हम कहेंगे कि ये हार्मोन इम्बैलेंस ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इसके दुष्प्रभाव बहुत कम होंगे और ये उच्च निरोधक क्षमता वाली भी होती है। सहेली पर क्वेश्चन आ सकता है, जो जो इसके अच्छे फीचर्स हैं याद रखेंगे। हार्मोन युक्त गोलियों में गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन यानी कि सीओसी और पीओसी का संयोजन होता है। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है और इन्हें जो माहवारी के प्रथम 5 दिनों मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू कर लेनी चाहिए। इज दैट क्लियर? गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है तो इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है, यानी 7 डेज का गैप देते हैं हम। क्यों देते हैं? क्योंकि जो भी हमारी यूट्रस की लाइनिंग को थिकनिंग किया गया है या जो भी चेंजेस आए हैं उसको हम नॉर्मल फॉर्म में आने दें, ताकि दोबारा हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाए। तो बच्चे जो गोलियां लेती हैं ना फीमेल, उसमें क्या होता है कि मासिक जो हमारा महामारी है या जो हम कह सकते हैं जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत कम हो जाती है या फिर कुछ में बंद ही हो जाती है। तो उसको नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए हम 7 डेज का गैप लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब महामारी आती है उसके पहले दिन से 21 दिन तक हम दवाइयाँ लेते हैं और लास्ट के 7 डेज को छोड़ देते हैं। इज दैट क्लियर? तो यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोधक की आवश्यकता होती है। जब तक आप गर्भ धारण नहीं करना चाहते हैं तब तक आप इन दवाइयों का यूज कर सकते हैं। ये अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है। यानी कि जो सर्विक्स म्यूकस होता है उसको थिक कर देता है प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से स्पर्म क्या करता है, एंटर नहीं हो पाता और फ्यूज नहीं हो पाता। राइट? ये गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती है और औरतों द्वारा ये खूब स्वीकार्य है, मतलब फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन एंड पॉपुलर है। राइट? टीका के रूप में अब क्या होता है, कुछ मतलब हम कह सकते हैं इंजेक्शन के रूप में भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल मेथड को यूज करते हैं। आजकल टीके के रूप में गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाता है। इन टीकों में स्टेरॉइड हार्मोन जो है उपस्थित होते हैं। इन टीकों में क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन उपस्थित होते हैं बच्चों। इनको हम देखो क्या होता है, ये जो मस्कुलर होता है, मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, इनको हम डेपो इंजेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेपो इंजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो डेपो प्रोवेरा, ठीक है, ये इंजेक्शन
टीके के रूप में हम एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में यूज लेते हैं, राइट। फिर हम बात करें अंतरों यानी कि इम्प्लांट्स की। इम्प्लांट्स में हम क्या करते हैं, देखो ऐसी प्रोजेस्टेरॉन स्टिक्स जो होती हैं वो हम क्या करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। इस विधि में स्टेरॉइड हार्मोन के पेच को त्वचा के नीचे अंतःरोपित कर दिया जाता है। कुछ पेचेस 5 वर्ष तक गर्भ निरोधकता बनाए रखने में सहायक होते हैं, मतलब 5 साल तक ये लगा लिए जाते हैं जिससे कि अनचाहे गर्भधारण से बचा जा सकता है। इज दैट क्लियर। और इसमें जो एग्जाम्पल है उसको हम कहते हैं नॉरप्लांट, ठीक है, नॉरप्लांट इसका एग्जाम्पल है। नाउ इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है, काफी लंबी अवधि तक ये प्रभावशाली होते हैं। कौन, इम्प्लांट्स। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही, अब देखो क्या होता है, कभी कभी जो पुरुष और महिला होती हैं वो गर्भ निरोधक जो मेथड्स होते हैं उनका यूज़ नहीं करते, मतलब ना तो वो बैरियर मेथड को यूज़ करते हैं ना ही वो नेचुरल मेथड्स को यूज़ करते हैं। और क्या होता है, इसकी वजह से ये टेंशन हो जाती है कि हाँ अब इंटरकोर्स करने के बाद जो गर्भ धारण हो सकता है उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग या आईयूडी के उपयोग का आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है। यानी कि यदि हम क्या बोले, आफ्टर मॉर्निंग पिल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे इंटरकोर्स मतलब नाइट में इंटरकोर्स किया गया है तो मॉर्निंग में ही या फिर 72 घंटों के अंदर अंदर यदि हम आफ्टर मॉर्निंग पिल खा ले, इसका एग्जाम्पल है अनवांटेड 72, वो हम ड्रग जो पिल है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आईयूडी के उपयोग का, लेकिन ये कब होगा, 72 घंटे के अंदर अंदर यदि हम आईयूडीज का भी उपयोग कर ले तो हम अवांछित गर्भधारण से बच सकते हैं। इज दैट क्लियर। और इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाही, असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाले संभावित सगर्भता से बचने के लिए लिया जाता है। यानी कि किसी पर्सन के साथ रेप हो जाए, मतलब फीमेल पर्सन के साथ रेप हो जाए तो उस दौरान भी ये वाली पिल जो है यूज़फुल रहती है, या जल्दी मैरिज हो जाए और चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाए उस समय पर भी हम यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। शल्य क्रियात्मक विधियाँ क्या है। शल्य क्रियाएं प्राय उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जो आगे क्या नहीं चाहते, गर्भावस्था नहीं चाहते, मतलब जो आगे फ्यूचर में बेबी नहीं चाहते हैं, तथा इसे स्थायी माध्यम के रूप में, स्थायी माध्यम के रूप में क्यों, क्योंकि ये जो मैथड्स हैं, जो सर्जिकल मैथड है बच्चों, इसमें बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं कि आफ्टर सर्जिकल मेथड बेबी कंसीव कर लिया जाए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब दोनों ही क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं फर्दर प्रेगनेंसी के लिए या फर्दर बेबी कंसीव करने के लिए, राइट। तो अतः इसे अस्थायी माध्यम के रूप में अपनाना चाहते हो। शल्य क्रिया की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन संचार रोक दिया जाता है, फलतः गर्भाधान नहीं होता है। देखो ये मेल और फीमेल दोनों में होती है, मतलब मेल और फीमेल में दोनों में सर्जिकल मेथड होता है। क्या होता है कि हम मेल में यदि हम सर्जिकल मेथड करते हैं तो उसको हम कहते हैं वासेक्टमी, उसके अंदर हम वास डिफरेंस को काट देते हैं, राइट, जिससे कि स्पर्म आगे जाते ही नहीं है, और स्पर्म ही नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, फ्यूजन नहीं होगा, और फ्यूजन नहीं होगा तो कैसा होगा, बेबी नहीं होगा, राइट, मतलब हम गर्भधारण नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर। और वैसे ही यदि हम फीमेल में बात करें तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी में हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ओव्यूल होता है वो फ्यूज नहीं हो पाता है, बन नहीं पाता है और फर्दर गर्भधारण नहीं हो पाता है, राइट। तो बंधेकरण यानी कि स्टेरिलिटी, इसमें पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन यानी कि वासेक्टमी तथा महिलाओं के लिए अंडवाहिनी यानी कि नलिका उच्छेदन ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। यानी पुरुष और महिला में जो नसबंदी की जाती है उसको वासेक्टमी और ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फीमेल है, ठीक है, जो
मेल है उसमें ये जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस ये स्क्रोटम है, यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म यहाँ से वास, जो हमारी वास डिफरेंस होती है वहाँ से जाती है, लेकिन तुम यदि इस वास डिफरेंस को ही कट कर दोगे तो डेफिनेटली ये आगे जाकर के सीमेन में एंटर नहीं कर पाएगा। देखो बच्चों, जो सीमेन है उसमें केवल स्पर्म ही नहीं होते, उसमें बहुत सारे फ्लूइड होता है। 90% जो फ्लूइड होता है वो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर के बनता है, तो सिर्फ उसमें केवल हमारे स्पर्म नहीं होते। यदि तुम वास डिफरेंस को ही कट कर दो और उसको सील कर दो, यानी कि इसको बांध दो, टाई कर दो, तो डेफिनेटली वास डिफरेंस आगे जाके जुड़ेगी नहीं, तो स्पर्म आगे नहीं पहुंच पाएंगे। और जब सीमेन बनेगा भी और वो इजैकुलेट भी होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, तो भी क्या होगा, कोई भी फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म ही नहीं है। इज दैट क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं, वासेक्टोमी। क्यों? क्योंकि वास डिफरेंस को काट करके टाई अप कर दिया जाता है और स्पर्म के प्रोडक्शन को रोक दिया जाता है। इसको हम कहते हैं क्या, पुरुष नसबंदी या मेल स्टेरिलिटी या फिर वासेक्टोमी या फिर सर्जिकल मेथड। क्लियर? फिर हम बात करें फीमेल्स में, तो फैलोपियन ट्यूब में कट लगा दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर, ठीक है, ओव्यूल बनेगा, जो एग जाएगा वो इसी फैलोपियन ट्यूब के द्वारा जाता है, और इसी को हम काट देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आगे जाकर के ना तो स्पर्म यहाँ पर आकर के फ्यूज हो पाएगा, ना ही एग यहाँ पर जाकर के आगे जाएगा, सीधी सी बात है वो अंदर ही डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं महिला नसबंदी, या फिर हम बोलेंगे फीमेल सर्जिकल मेथड, या फिर हम बोलेंगे इसको क्या, ट्यूबेक्टोमी। क्यों? क्योंकि हमने फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांधा है। इज दैट क्लियर? जनसाधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश के शुक्रवाहक में चीरा लगाकर छोटा सा भाग काटकर निकाल कर अथवा बांध दिया जाता है, जबकि स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा मारकर अथवा योनि द्वारा डिंबवाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। ठीक है, इसको फीमेल और मेल में क्या कर दिया जाता है, जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है और जो वासेक्टोमी होती है उसको काट करके और बांध दिया जाता है। जनन स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं। इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सगर्भता को रोकने या देरी करने या अंतराल रखने का कोई भी निजी कारण रहा हो। तो इसमें क्या हुआ, सर्जिकल मेथड बच्चों सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी मेथड पढ़े, ठीक है, हमने जितने भी मेथड पढ़े उसमें सबसे कॉमन मेथड्स क्या हैं कि जो फीमेल्स होती हैं वो पिल्स खाना पसंद करती है और जो मेल्स हैं वो कॉन्डोम यूज़ करना पसंद करते हैं। लेकिन जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो है सर्जिकल मेथड। ये बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं सर्जिकल मेथड में जाने में, क्योंकि इन फ्यूचर वो कभी भी बेबी को कंसीव नहीं कर पाते या फिर वो कभी भी पेरेंट्स नहीं बन पाते, राइट। तो इनमें संदेह नहीं है कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब ये बहुत सारे जो मेथड्स हमने पढ़े ये हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल तो किए हैं, फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभावों में मतली, उदरीय पीड़ा, बीच बीच में रक्तस्राव, अनियमित आर्तव रक्तस्राव या यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें भी हो सकती है। मतलब ये मेथड्स तो बहुत ज़्यादा कारगर हैं, बट कुछ फिजिकल चेंजेस भी हमारे अंदर होते हैं, हार्मोन लेवल पे भी चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जैसे वॉमिट आना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, या हम कह सकते हैं कि ब्लीडिंग आना। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इनकी पूरी तरीके से उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, सर्जिकल मेथड देखा और ये लास्ट मेथड था। आशा करती हूँ कि ये वाला जो भाग है आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।